बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम दस्तक बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ अपने पहले गैर मुल्की दौरे के सिलसिले में सऊदी अरब पहुंच गए हैं। 13 रुकनी वफ्द के हमरा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मदीना मुनव्वरा पहुंचे तो वहां पर उनका मदीना मुनव्वरा के गवर्नर ने शानदार इस्तकबाल किया, जिसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आपने हाज़िरी दी। और आज वैसे भी बहुत ही बाबरकत रात है, शब कदर है, 27 रमज़ान है और 27 रमज़ान को नज़ूल कुरान मुकम्मल हुआ। और इसके साथ साथ हुस्न इत्तेफाक ये है कि पाकिस्तान का मार्ज़ वजूद भी 27 रमज़ान ही को हुआ था। तो आज के प्रोग्राम में इस सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के लाजवाल ताल्लुकात हैं, दीनी रिश्ता और जज्बाती वाबस्तगी के साथ साथ इक्तिसादी जहद भी अब इसमें शामिल हो गई है। और सऊदी अरब ने हमेशा हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया है। और इस वक्त जब हम ये दौरा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं तो आपके इल्म है कि पाकिस्तान के जो इक्तिसादी हालात हैं वो मखदूश हैं और इस सिलसिले में बहुत सी तवक्कुआत भी वाबस्ता हैं। इन वाबस्ता तवक्कुआत पर हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज की एक अच्छी पेशरफ्त ये भी है अवामी नुक्ता नज़र से कि हुकूमत ने जो पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे की समरी आई थी उसे मुस्तरद कर दिया। यानी कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस हैं जिनके बारे में बहुत से अंदेशे थे कि उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट की वजह से, रशिया यूक्रेन तनाव की वजह से, वो नहीं हुआ, तो एक अच्छी खबर है। और इसके साथ साथ जो एक कौमी इक्तिसादी काउंसिल भी तश्कील दी गई है 21 रुकनी, जिसमें वज़रा और जो माहिरीन हैं वो भी शामिल हैं। तो इन हवालों से आज के इस प्रोग्राम में खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। नुमाइंदा शख्सियात मेरे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। हमें बहुत खुशी है, वी आर ऑनर्ड टू हैव विद अस दानियाल अजीज साहब। आप मेंबर नेशनल असम्बली रह चुके हैं, मिनिस्टर रह चुके हैं और ज़बरदस्त किस्म की गुफ्तगू करते हैं। गहरी गिरफ्त है सियासत और इक्तिसादियात। बहुत शुक्रिया दानियाल साहब कि आपने हमें वक्त दिया। हमारी आज की दूसरी मेहमान शख्सियत तैमूर सलीम खान झगड़ा साहब हैं, सूबाई वज़ीर ख़जाना व सेहत खैबर पख्तूनख्वा। आपका बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है और एक तवील अरसे से बहसियत वज़ीर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तैमूर झगड़ा साहब कि आपने प्रोग्राम दस्तक के लिए वक्त निकाला। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट एनालिस्ट हैं और इक्तिसादियात में एक तवील अरसे से लिख रहे हैं। पब्लिक न्यूज़ पे अपना शो एज ए एनालिस्ट आप करते हैं। आप इत्तिशामुल हक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच इत्तिशाम साहब, आप ज्वाइन किया आपने। मैं गुफ्तगू का आगाज़ दानियाल साहब आपसे करना चाहूँगा। दानियाल साहब, जैसे जो मैंने इंट्रो दिया, जो पाकिस्तान के इक्तिसादी हालात हैं उनके तनाज़ुर में ये दौरा अहमियत का हामिल है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, सऊदी अरब ने हमें पहले भी डेफर्ड ऑयल पेमेंट फैसिलिटी दी हुई है 1.2 बिलियन डॉलर्स की। 3 बिलियन डॉलर्स हमारे फॉरेन रिजर्व्स में भी उन्होंने रखवाए थे। पाकिस्तान के फॉरेन रिजर्व्स बताया जाता है 11 अरब डॉलर से कम है। अभी IMF से भी जो एक फैसिलिटी प्रोग्राम था उसकी तौसी के हवाले से इत्तेफाक पर इज़हार कर लिया गया है। इस दौरे को इस पर्सपेक्टिव से आप किस तरह देखते हैं? इसमें जी सबसे पहले याद दहानी के लिए सऊदी अरेबिया ने इनिशियली जब PTI की गवर्नमेंट वजूद में आई थी तो उस वक्त इन्होंने फ़ैसला किया था कि हमने IMF के पास नहीं जाना और दोस्ताना ममालिक से हमने कर्ज़ा लेके और उसके ज़रिए से मुल्क चलाना है ताकि हम एक आज़ाद पॉलिसी बना सकें। उस वक्त इनको 12.2 अरब डॉलर चाहिए थे और बड़े धूमधाम से वो चीज़ शुरू हुई। करते कराते उनको सिर्फ 6 अरब डॉलर जो है वो हासिल हो सके। उनमें से जो सऊदी अरेबिया से उनको मिले थे वो 6.2 अरब थे। 3 अरब डॉलर कैश में थे जो अकाउंट में आए और 3.2 बिलियन डॉलर्स की डिफर्ड पेमेंट और ऑयल फैसिलिटी थी। और उसके बाद जो फॉरेन पॉलिसी का हशर नशर किया गया उसके बाद सऊदी अरेबिया ने ना सिर्फ बतदरीज अपने पैसे भी वापस लेने करते कराते ये 4.2 तक आ गए। अब 6.2 से 4.2 पे आ गए जी। और उसमें बहुत सारी वजूहत हैं। एक, इन्होंने फैसला किया कि जी हम OIC से हट के एक ब्लॉक बना रहे हैं टर्की और मलेशिया के साथ और मलेशिया में एक कॉन्फ्रेंस बुला ली। उसके बाद सबको आगे लगा के वो खुद भी ना जा सके उस कॉन्फ्रेंस में और वो भी ताल्लुकात जो है उन्होंने आखिरकार हमारा जहाज़ ही गिरफ्तार कर लिया मलेशिया ने, जो कि उनके साथ ताल्लुक भी कोई नहीं था उस बात का। और उसके अलावा सऊदी अरेबिया के साथ भी ताल्लुकात जो है काफ़ी बिगाड़ का सामना करना पड़ा। लेकिन बहरहाल अब ये है कि उम्मीद की जाती है कि इस दौरे के बाद वो चीज़ें ना सिर्फ बहाल होंगी बल्कि पहले से भी बढ़ चढ़ के पाकिस्तान की मदद की शक्ल सामने आ सकेगी। और ये एक अहम जुज़ है जिसके ज़रिए से फिल जो है कोई ना कोई इस्तेकाम जो है वो कीमतों में आ सके। IMF से अब चूंकि अंडरस्टैंडिंग आपने कहा लास्ट टाइम जब गए थे तो उस वक्त IMF जाने का फैसला नहीं हुआ था तैमूर झगड़ा साहब की जमात पे। अब IMF की फैसिलिटी को एक्सटेंड किया जा रहा है, आप समझते हो उसका भी एक इम्पैक्ट पड़ता है?
उसका इम्पैक्ट इमीडिएटली नहीं पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अभी मई में आईएमएफ की टीम आएगी और वो जो उनका प्रोग्राम है उसको रीनेगोशिएट करेंगे और उस रीनेगोशिएशन में वो जो $2 अरब उसको बढ़ाने का इन प्रिंसिपल फैसला किया गया है, उसका अमली जामा क्या होता है, कितने उसको फ्रंट लोड करते हैं या बैक लोड करते हैं, ये देखने की बात है कि उस वक्त क्या स्ट्रक्चरल बेंचमार्क सामने आते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि ये खुश आइन बात है कि उन्होंने ये फैसला किया कि इसको बढ़ाना है। लेकिन ये कहते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस कदर गहरा घड़ा खोद के गई है माजी की हुकूमत के इन मुख्तलिफ खुशखबरियों के बावजूद वो मामलात जो हैं पाकिस्तान के मईशत के, वो अपनी जगह एक संगीन नोयत किए बैठे हैं और उनमें से निकलने के लिए ये जो सिर्फ 2 हैं ये नाकाफ़ी हैं। इसके साथ साथ कतर के साथ भी LNG गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के लिए बातचीत हो रही है क्योंकि स्पॉट मार्केट इस वक्त बहुत महंगा है। $27 MMBTU पे जो है इस वक्त 3 बिड्स हमने ली हैं, लेकिन उसके अलावा भी हमें गैस चाहिए, LNG चाहिए और उसके जो उसमें भी दौरा मामून साबित हो सकता है इंशाल्लाह। जाहिर बात है एक ताल्लुक है वो जो काफ़ी बिगड़ गया था इस माजी की हुकूमत के दौरान, उसको बहाल करने के लिए कोशिशें जारी हैं। लेकिन जो अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जहाँ पर सऊदी अरेबिया के मुआहदे है और वहाँ पर भी LNG की बात है, एक कंपनी है सऊदी अरेबिया की भी, हो सकता है वहाँ से भी कुछ फराहमी हो जाए। लेकिन इसके साथ साथ वो तो होगी जो पेट्रोल की कीमत पर इस्तेकाम आ सकता है। जो LNG है वो बिजली की कीमत के साथ ज़्यादा ताल्लुक है या CNG के साथ, क्योंकि हमारे बिजली के प्लांट्स जो हैं LNG सबसे सस्ता पावर फ्यूल है, ईंधन है जिससे बिजली बनती है। और अगर वो होते इस वक्त तो ये जो लोड शेडिंग है इसमें कमी आ सकती है, लोड शेडिंग की कमी और साथ ये जो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट नाम की चीज बिलों में आती है 5, 6, 7, 8 रुपए तक चली गई, वो इसलिए क्योंकि सारी सर्दियों के दौरान हमें फ्यूल ऑयल के साथ जो एक बड़ा घनौना माफिया है पाकिस्तान में, जो सबसे महंगा ईंधन है वो हम बनाते रहे क्योंकि LNG हमने बर वक्त जो है मंगवाई नहीं। ओके, फिर तैमूर झगड़ा साहब, सर मैं आपसे जानना चाहूंगा आप इस हवाले से क्या कहेंगे। इक्तिसादी पहलू पे अगर हम इसकी बात करें, जाहिर बात है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के दौर में जो सऊदी वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान साहब, उन्होंने पाकिस्तान का दौरा किया था और मुझे याद पड़ता है कि $20 अरब के लगभग जो मुफाहमत की यादाश्तें हैं उन पर दस्तखत हुए थे। अब ये नहीं मालूम पे कि उन पर कितना अमली जामा पहनाया जा सका क्योंकि अब तक उस हवाले से कोई हतमी खबर हमारे पास नहीं है। लेकिन जो दानियाल अजीज साहब कह रहे हैं और जो तवक्कुआत वो लगाए रखे हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। और साथ में वो कह रहे थे कि गहरा घड़ा खोद कर गए हैं माईशत के हवाले से आपकी हुकूमत विफाक की सतह पर। तैमूर झगड़ा साहब, 3 चीजें हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली चीज ये, मेरे ख्याल में किसी भी जमहूरियत में, किसी भी मुल्क में अगर हम एक सिस्टम को कंटिन्यू ना करने दें, अगर हुकूमतें अपना 5 साल का टर्म ना पूरा करें, तो ना आप किसी क्रेडिबिलिटी के साथ उनका एहतसाब कर सकते, ना पॉलिसी की कंटिन्यूटी होगी, ना मुल्क उस रफ्तार से तरक्की करेगा जिससे करना चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, इस बात से मुझे शदीद इख्तिलाफ है कि फॉरेन पॉलिसी का हशर नशर हुआ। बड़े इंटरेस्टिंग 3 साढ़े 3 साल गुजरे, लेकिन मैं सिर्फ 2 बातें करूंगा जी। एक, शायद जो सबसे बड़ा फॉरेन पॉलिसी चैलेंज पिछले 3 साल में पाकिस्तान को था, जो एटलीस्ट मेरी यादाश्त में इतना मुश्किल वक्त कम ही गुजरा था, वो था जब इंडिया का पुलवामा पे अटैक हुआ था, जब इंडिया के जहाज पहली बार 71 के बाद पाकिस्तान में एंटर हुए थे। मेरे ख्याल में पूरी कौम को याद है कि उस मुश्किल वक्त में इमरान खान ने किस तरीके से जवाब दिया, पूरे मुल्क को लीड किया और इंडिया को एक्सपोज किया एक ऐसे तरीके में जब पहले नहीं हुआ। और दूसरी चीज, बिल्कुल इस साजिश से 2-3 दिन पहले जो फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस हुई, जो इमरान खान एक OIC इस्लामिक लीडर के तौर पे सिंबॉलिकली नजर आए पूरी दुनिया को, ये फॉरेन पॉलिसी की जीत है। बाकी हम डिटेल्स में जा सकते हैं, लेकिन इकोनॉमिक एस्पेक्ट, ये तो आपने फॉरेन पॉलिसी की जीत की बात की, इकोनॉमिक एस्पेक्ट पे ये जो दौरा है, आप समझते हैं इसमें जो आपके दौर में जो फैसिलिटी थी उसमें अगर इजाफा होता है तो उसका बेनिफिशियरी पाकिस्तान और पाकिस्तान की मईशत होगी? बिल्कुल, जहां पे पाकिस्तान का फायदा होगा हम उसका खैर मकदम करेंगे।
मैं अनवार पेशावर में लोड शेडिंग का बहुत बुरा हाल है, तो आई जस्ट इन एडवांस मैं अपोलोजाइज करूंगा अगर बिजली चला जाए। कोशिश आई होप कि यूपीएस जो यहाँ पे लगा हुआ वो चलता रहे। अनवार, जब हम ये जो टर्म है, बड़ा इंटरेस्टिंग टर्म है मेरे ख्याल में, वो बारूदी सुरंगें। जी जी, आप लोग छोड़ गए हैं इनके मुझे लिए। 2018 का बजट याद है, अच्छा। करंट अकाउंट डेफिसिट भी याद है मुझे, वो टैक्स रेट्स में चेंजेस भी याद है। बहुत क्लियर था कि एक ऐसे बजट देने की कोशिश की गई थी कि इलेक्शन हो जाए, बाद में देखेंगे। वो 4 साल जो एक्सचेंज रेट 100 पे फिक्स था और उसकी जो कीमत अदा की गई, लिटरली जो कीमत अदा की गई, जिस जो बहुत से तरीकों से उसको आप अमीरों के लिए सब्सिडी कह दें, वो भी याद है। देखिए, याद रखें कि इस कॉन्टेक्स्ट में कि पिछले 3 साल में जो 2 साल कोविड के गुजरे हैं, ठीक। जिसमें दुनिया की मईशत का जो हाल हुआ है, जिसमें एट वन पॉइंट -10% की ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ थी, उसमें 5.6% ग्रोथ करना पूरे साउथ एशिया में, और ये मैं अपने फिगर्स नहीं कह रहा, वर्ल्ड बैंक के कह रहा हूं, सबसे ज्यादा जॉब जनरेशन करना, ठीक है। और सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट करना। वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं 20 से 22 के उठाए, पाकिस्तान में 4%, इंडिया में 8%। ठीक। उसमें एक्सपोर्ट्स को पहली बार तकरीबन 10 साल में सब्सटैंशियली ज्यादा करना। मिफ्ता इस्माइल साहब ने एडमिट किया कि 30% ज्यादा हुए। मईशत मुश्किल हालात में रही है दुनिया में। जब ग्लोबल रिसेशन होता है, हर कोई जो है वो सफर करता है, और महंगाई थी। लेकिन ऐसे हालात में जो छोड़ के गए थे, जो उसके बाद, इसका मतलब आपका लुबे लुबाबी है कि ये जो आपके लिए छोड़ कर गए थे, आप इनके लिए बेहतर छोड़ के जा रहे हैं, कहने का मकसद ये आपका। इस सिचुएशन में जो इमरान खान ने अचीव किया है, ठीक है, पाकिस्तानियों के लिए एहसास देके, सेहत कार्ड देके, ये सारे वो इंटरवेंशन सोशल सेक्टर में देके जिनसे गरीबों की जिंदगी प्रोटेक्ट हुई, जिससे कोविड का सामना हुआ, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, और जो 3 हम पे इल्जामात थे, बिजली, गैस और महंगाई, और महंगाई लिंक थी आईएमएफ के साथ। अभी देख लें, वही रजा बाकिर जो कि आईएमएफ के एजेंट थे, साथ बैठे हुए थे। ठीक। मैं देखता हूं उसको चेंज करते हैं कि नहीं। चले, ये नुकता आपका गया। मैं तैमूर भाई आपके पास दोबारा लौट के आते, मैं चाहूंगा एहतेशाम साहब को भी रोपिन कर लेते। एहतेशाम साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। एहतेशाम साहब, आपने 2 बयानिए सुने, दानियाल अजीज साहब का और तैमूर झगड़ा साहब का। मैं चाहूंगा इसका भी जवाब दीजिएगा, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपकी गहरी नजर है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप। आप समझते हैं उसमें जो ये एंगल है कि जब भी मुश्किल हमारे मौशी हालात होते हैं तो हमेशा एक हेल्पफुल हैंड एक्सटेंड होता है उनकी जानिब से। इस दफा शहबाज शरीफ साहब जो अपने 13 रुकनी हाई पावर्ड कैबिनेट के साथ वहां गए हैं, आपके जहन में क्या है, क्या तवक्कुआत वाबस्ता होंगी, जेन्युइनली स्पीकिंग? अनुवाद देखें, इतने सोच के साथ कहना पड़ता है कि एक मुद्दत से बरस हो गए हैं। हम जब भी बात करते हैं, हम यही कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब है, पहले से ज्यादा खराब हो गई है। आपको याद होगा 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई थी, तो उनका कहना था कि हमारे लिए मुशर्रफ साहब बड़े मसाइल छोड़ के चले गए हैं, मुशर्रफ साहब के कर्जे उतारने के लिए हमें कर्जे लेने पड़े। यही बात 2018 में आपने देखा, पीपल्स पार्टी यमनन कहती रही कि पीपल्स पार्टी के कर्जे हम उतार रहे हैं। फिर आप 2018 के बाद आपने देखा कि जब इनकी हुकूमत, पीटीआई की हुकूमत आई, तो वो भी ये कहती है कि पुराने कर्जे उतारने के लिए नए कर्जे हमने लिए। बहरहाल पीटीआई ने सबसे ज्यादा कर्जे लिए, 20,000 करोड़ रुपए का कर्जा इन्होंने लिया, ठीक है, इन्होंने वापस भी किया। अब मसला ये है कि इस वक्त सब मसाइल में से अनवार सबसे बड़ा मसला है कि सीरियस बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक क्राइसिस चल रहा है। अभी जिस तरह दानियाल बात कर रहे थे कि $10 बिलियन, $10.5 बिलियन के हमारे रिजर्व हैं। वैसे तो स्टेट बैंक में शो करते हैं 16 बिलियन, $6 बिलियन कमर्शियल बैंक पे भी हैं, लेकिन वर्चुअली हमारे अपने मुल्क के रियासत के सिर्फ 600 बिलियन डॉलर पड़े हुए हैं। अभी $4 बिलियन की बात की आपने, पड़े हुए पार किए हुए सऊदी अरब ने 3.5 बिलियन, चाइना के हैं, फिर $2 बिलियन यूएई के हैं, $500 मिलियन कतर के हैं। और आप देख लें कि वही जो बात बड़ी प्राइड लेती थी पीटीआई के, जी हमने अपना क्या कहते हैं करंट अकाउंट डेफिसिट 21 बिलियन से हम $3 बिलियन पे ले गए हैं, वो फिर दोबारा वहीं पर सर पहुंच गया, $20 बिलियन के करीब हो रहा है। 45 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। रेवेन्यू का हदफ मुकर्रर किया गया था 4,000 अरब रुपया, 4 ट्रिलियन, वो 5600 अरब रुपया अनवार हो चुका है।
और बाय द टाइम जून आएगा तो कहा जा रहा है कि ये 6600 अरब रुपये हो चुका होगा। फिर देखें डेफिसिट किधर जाएगा। अब इसमें बज़वर्ड ये है कि जो हमें खुदा ना खासा ये डिफॉल्ट की पोजीशन थी वो हम उससे अल्हम्दुलिल्लाह बच गए हैं। जो श्रीलंका की मिसाल दी थी, $50 बिलियन का डिफॉल्ट हो गया उनका। हमें एक IMF के जाने के बाद जो हमारा प्रोग्राम 1.5 साल से सस्पेंड था वो रिज्यूम हो गया, और उसमें आप देख लें 6 बिलियन में $2 बिलियन का इजाफा भी हो गया। और दो जो रिव्यू होने जा रहे हैं, 6th और 7th रिव्यू, उसमें भी कहा जा रहा है कि वो बहुत सारे हवालों से कोई वेवर भी दे देंगे। इसी तरह आप देख लें 1.8 बिलियन वर्ल्ड बैंक से भी मीटिंग मिस्टर साहब की है, वो भी दे देंगे। अब इस सारे तनाजुर को आप देखें कि जब आप शहबाज शरीफ साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए हैं, अब ये जो बात आ रही कि $4.5 बिलियन जो पार किए हुए सऊदी अरब ने, उसमें $2.25 बिलियन और इजाफा करने की बात जा रही है। ये क्लोज टू $7 बिलियन सऊदी अरब की तरफ से हो जाएगा। तो एक बहुत बड़ा हमें एक ब्रीदर मिल जाएगा। कम से कम हमारे जो इनफ्लोज कम हुए हैं और आउटफ्लोज होते रहे। अभी आप देखते हैं जून तक हमने कोई 9-9.5 बिलियन वापस करना है, 2 महीनों में, 1.5 महीने में $3 बिलियन वापस करना है। तो ये उस हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहिए कि सिचुएशन बन गई है। अब बहरहाल ट्रेडिशनली हम देखते हैं कि PMLN के ताल्लुकात इस तरह से बड़ी हद तक पीपल्स पार्टी वालों के ताल्लुकात UAE के लोगों से पर्सनल लेवल में बड़े अच्छे रहते हैं। तो उम्मीद ये है कि जिस तरीके से MBS का मोहम्मद बिन सलमान का इन्फ्लुएंस है वेस्ट में अमेरिका में, वो भी इस्तेमाल हो सकता है बहुत से हवालों से। और फिर आप देखते हैं एक चीज है कि IMF के प्रोग्राम आने के बाद अखबार ये कहते हैं कि क्लीन बिल ऑफ हेल्थ टू द इकोनॉमी हमें मिल जाता है। अब देखें इसके बाद आप देखते हैं बायलैटरल करेक्टर भी आएंगे, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, उसके बाद इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक है, फिर आप इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हैं, फिर इसमें आप देखते हैं स्टॉक मार्केट में जो है इन्वेस्टर भी आ सकती है इसमें। तो मेरे ख्याल बहुत से हवालों से ये इस लिहाज से बेहतर है कि एक सीरियस सिचुएशन पैदा हो रही थी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, और डिफॉल्ट की लोग बातें कर रहे हैं, उससे तो बच गए। अब देखना है जो आप पूछ रहे थे कि वो 20 बिलियन। जी, मैं उधर ही आना चाह रहा था कि आपको याद होगा मोहम्मद बिन सलमान साहब जब पाकिस्तान, वो $20 अरब का हमें बताया गया था कि उन्होंने मुफाहमत की आदाश्तों पे दस्तखत किए। इसमें माजद के साथ कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एक बड़ी रिफाइनरी लगनी थी, वो जो रिफाइनरी और पेट्रो कॉम्प्लेक्स की बात थी वो थी। उसके बाद फिर उन्होंने अपना टूरिज्म के हवाले से उनकी बड़ी इन्वेस्टमेंट की बातें हुई, लेकिन बहरहाल बीच में हमारे ताल्लुकात जिस तरीके से खराब हुए, या कहना चाहिए कि उसमें एक कहना चाहिए मजबूरी वाली एक बात आई, इससे मामला भी खराब हुए। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे अब मेरा ख्याल है हमें तो कम अज कम ये कहना चाहिए अखबार के, तो हम कहते हैं कि इंडिपेंडेंटली अपनी बात का इजहार करें, जर्नलिस्ट लोग भी, तजियाकार भी, कि अब इसमें एक बाई पार्टीदार अप्रोच देनी पड़ेगी। अब ये देखें ना, अब जो हुकूमत आ जाए, माजत के साथ दूसरे अपोजिशन के लोगों की पूरी कोशिश होती है कि नाकाम हो जाए। नहीं, उनकी नाकामी, आपकी नाकामी, मेरी नाकामी, मुल्क की नाकामी नहीं है। ठीक कह रहे हैं। जी एहतशाम साहब, आपने हम बाय पार्टीजन सपोर्ट की आपने बात की, हम नुकता उठाए। मैं चाहूंगा दानियाल साहब को इस नुकते पे हम जरा रोपिन करते हैं। दानियाल साहब, क्या आप जो तैमूर साहब ने नुकात उठाए और उन्हें लोड शेडिंग का हवाला दिया, वैसे तो 2013 में जब आपकी हुकूमत आई तो घंटों लोड शेडिंग होती थी, आप लोगों ने खत्म कर दिया। ये अब क्या माजरा हुआ कि आपकी दोबारा जब हुकूमत आई तो लोड शेडिंग के औकात कार जो है उनमें इजाफा हो गया? ये मैं आपको क्या बताऊं जी, ये ऐसी खौफनाक तजर्बा गाह बनाई गई थी और बार बार इन्होंने अपने वज़रा तब्दील किए। शुरू में अगर आपको याद हो तो सुई गैस के बिलों की एक स्लैब बना दिए गए थे, जिसमें लोगों को जो 5-10 हज़ार बिल आता था उनको 1.5 लाख बिल आ गया, और फाइनली एतराफ़ करना पड़ गया कि बिल हमसे गलत बने हैं, ये स्लैबें गलत बन गई हैं और हम अगले बिलों में आपको वापस कर देंगे। उन वज़ीर साहब को हटा दिया गया और हवाबाजी का बना दिया। जब वो हवाबाजी के बने तो वहाँ माशाल्लाह जो फूल निखारे वो सारी दुनिया के सामने है। हमारी एयरलाइन ही बैन होगी सारी दुनिया से, बात ही ख़त्म हो गई और जहाज़ आसमान से गिरने शुरू हो गए और फाइनली हमारे जहाज़ गिरफ्तार भी होने शुरू हो गए। सो इसी तरह से जो आपके एनर्जी के या वापडा के जो वज़रा रहे हैं, जो FBR के वज़रा रहे हैं, जो फाइनेंस के वज़रा रहे हैं, जो PTI की सो कॉल्ड जो नया पाकिस्तान जिन्होंने बनाना था, वो सब एक एक करके नकारा डिक्लेयर होके तो फिर उनको कॉन्सलेशन प्राइज़ के तहत एक और मिनिस्ट्री पकड़ा दी गई, ना कि चेचा के वो कुछ सीख लेते, फिर उसकी तबाही मचाई उन्होंने। हमारे साहब का ट्वीट्स आते हैं कि लास्ट ईयर रमजान में लोड शेडिंग नहीं थी, आप लोग मैनेज नहीं कर पा रहे। वो एनर्जी जी मैनेज की बात नहीं है, इनके अपने जो एडवाइजर हैं दो जो हैं वो कहाँ चले गए, कहाँ गए वो बाबर साहब, कहाँ क्यों इस्तीफा दे गए जो, और जो आपकी नेपरा है, चले हम तो
आप कह लें कि एक मुखालिफ जमात हैं तो इसलिए हम ये बात कहते हैं, लेकिन अभी जो इख्तलाफी नोट नेपरा में जो सिंध के मेंबर हैं उन्होंने लिखा है, जिसमें उन्होंने वाजे एक एक करके चुन चुन के चीज़ें बताई हैं कि कितनी दफ़ा नेपरा ने वार्निंग दी इनको कि आपका ईंधन कम हो रहा है, आप इसका कुछ कर लें, आपकी इंपोर्ट्स नहीं हो रही, इसका कुछ कर लें, आपकी मेंटेनेंस नहीं टाइम से हो रही, क्योंकि नेपरा एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, उन्होंने तमाम सेक्टर को देखना होता है, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन, जनरेशन वगैरह और डिस्ट्रीब्यूशन के जो जितने भी इसके शोबे हैं। सो उसमें यह है कि ये क्लियरली मिसमैनेजमेंट इंतहाई दर्जे की है। और ये नहीं कि मैं सिर्फ कह रहा हूँ, आपको याद होगा अच्छी तरह ये वाहिद कैबिनेट है जिसमें इमरान खान प्राइम मिनिस्टर के तौर पे कैबिनेट मीटिंग में एक साल पहले कह रहा था कि अगर 6 महीने में अपना काम सीधा नहीं किया तो हमें फारग कर दिया जाएगा। तो उस वक्त वो डोनाल्ड लू ने आके उनको ये बात बताई थी कि आप फारग होने वाले कह रहे हैं कि जी वो साजिश है और नहीं, हमें अगर कंटिन्यूएशन मिल जाती तो 5 साल बाद एहतसाब होता। आप मेरी बात नहीं समझे, 1.5 साल 2 साल पहले तो नहीं थे ना डोनाल्ड लू साहब जी। तो फिर क्यों कैबिनेट में प्राइम मिनिस्टर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहा था कि अगर 6 महीने में हमारी कारकर्दगी बेहतर ना हो हम फारग। आपको याद है ना? जी जी जी। याद है कि नहीं याद? या मैं अखबारें साथ ला के आपको दिखाऊं? कहने का मकसद ये है कि ये इनको सारा पता था कि इनकी कारकर्दगी ठीक नहीं है। ये जो तमाशे इन्होंने पंजाब में लगाए रखे थे, जो KP में लगाए रखे हैं, सबको पता है, पूरी दुनिया को पता है कि ये ना चलने वाली बात थी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके इनके जो हरीफ जमातें थी वो सब अलहदा होती गई और एक तवील लड़ाई लगी रही इनके साथ सारों के साथ। कभी पता चलता था कि वो तारिक बशीर चीमा साहब नाराज़ हो गए हैं, जहांगीर तरीन साहब जा रहे हैं मनाने के लिए, कोई पैकेज पे मुआहदा हो गया है, कभी पता चलता था BAP वाले नाराज़ हो गए हैं, कभी MKM वाले कहते थे कि हमारे रास्ते जुदा जुदा हैं। वो सारे आपके साथ आ गए, वो हमारे साथ आए हैं, लेकिन आप देखें कि उस एक्सट्रीम प्रेशर में जहां पर कोई MNA ट्रेजरी बेंचेस का आवाज बुलंद करता था तो नैब जाग पड़ती थी। यानी हमारे खिलाफ तो नैब इस्तेमाल हुई सो हुई, जो ट्रेजरी बेंचेस पे इस्तेमाल हुई है वो भी एक दास्तान है सुनने वाली जो है, जो इनको इकट्ठा रखने के लिए जो हुई है। सो कहने का मकसद ये है कि जैसे वो बसाकियां हटी, ये हर चीज जो है इनकी सारी कारकर्दगी फट के सामने आ गई। 2018 में जब विरसे में मिली और ये सिर्फ नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है जी। ये मैं आपको बताता हूँ, इनके पास ये कोविड कहते हैं, कोविड में जितनी इंतहाई दर्जे की ज्यादती हुई है आपको अंदाजा ही नहीं है। कोविड में जो 1.6 बिलियन IMF प्रोग्राम से ये फ्लंकी हो गए थे, ये ड्रॉप आउट हो गए, और कोविड की वजह से गरीबों के लिए IMF ने मजीद 1.6 अरब डॉलर इनको थमा दिया और उसमें एक LOI साइन हुआ कि ये पैसे आप इस चीजों में इस्तेमाल करेंगे। आज भी अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे जाए, उसकी यूटिलाइजेशन सामने है, जितनी मददें गरीबों के लिए हैं वो सारों की यूटिलाइजेशन 12 अरब वो सारी, सुन ले एक मिनट बात, वो सारी यूटिलाइजेशन निल है। एहसास प्रोग्राम में दी, सुन ले एक मिनट, नहीं एहसास में नहीं दिए इन्होंने, एहसास में दिए होते तो उसलिए तो आए थे। इन्होंने क्या किया कि वो सारी नील खर्चे करके जो 100 बिलियन था SMEs के लिए, क्योंकि SMEs गरीबों को एम्प्लॉय करते हैं, उसको बढ़ा के 450 460 कर दिया टर्फ, और उसको टर्फ का नाम दे दिया, और आधे दामों 10 साल फिक्स के लिए 667 सेठों को जो है ना, जिन्होंने इनको डोनेशंस दी हुई थी, उनको थमा दिया ये। और उनको किस लिए थमाया कि आप लोग जो हैं इसके साथ इंटरनेशनल LCs खुलवाएंगे। यानी आपने एक आर्टिफिशियल डिमांड फॉर डॉलर 450 अरब की क्रिएट कर दी, और आज तक भी वो पूरे लोन्स बुक नहीं हुए, यानी आज तक भी उसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। 1 साल हो गया। तो ये जो डॉलर चढ़ा यकलख्त, आपको पता है कि पाकिस्तान में जो टोटल कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम है उसका जो नेट लोन्स है वो 1.2 ट्रिलियन है। तो उसमें से आप अंदाजा लगा लें कि 450 कितना बचा हो जाए, तकरीबन आधा है। तो आधा पैसा आपने धमाका करके लोगों को पकड़ाया कि डॉलर खरीद के आप मशीनें मंगवाएं। अब वो जो डॉलर खरीदा उन्होंने, तो डॉलर की कीमत तो छत में से निकल गई, जाहिर बात है। जब वो निकली तो यहां पर महंगाई गरीबों को मिला, कोविड का पैसा अमीर ले गए, और ये कहते हैं हम रियासत मदीना बना रहे हैं। लेकिन वो तो सर अब कि कोई भूखा ना सोए, वो तो अब चलेगा। और बेवकूफ बनाए हुए आवाम को जो है ये लंगर खाने बना के एक तरफ आप, अच्छा यूथ के लिए देखें 40 बिलियन जी कामयाब जवान पर भी 20 2 सालों में, ठीक है, जो अभी तक एक्सपेंड ही नहीं हुआ, वो उनके लिए, सेठों के लिए 667 के लिए 450 अरब, और इन आधे दामों 5% फिक्स पे, और इनको जो है 1-2% की रियायत पर कह दिया कि जनाब इनको 20 बिलियन पकड़ा इनकी मदद के लिए पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के लिए, और कहते हैं जी हम 10 करोड़ नौकरियां दे रहे हैं। मतलब ऐसा अच्छा, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये टोटल जो ये एक हिस्सा मैं बता रहा हूं, टोटल 1.8 ट्रिलियन इस स्टेट बैंक ने बांटा, और 1.8 ट्रिलियन जो है वो 8 माह में इन्होंने बांटा। उसमें से 270 अरब रुपए जो थे वो लोन्स फॉर एम्प्लॉयमेंट थे, वो भी सारे के सारे सेठों को पकड़ा दिए। वो 3% फिक्स पे दिए इन्होंने 4 महीने के लिए। अब तो ये तो कहने का मकसद ये है कि वो पैसा जो इन्होंने फेंका है मार्केट में, आपकी M2 जो मनी ग्रोथ होती है जिससे इन्फ्लेशन होती है, वो तो फट के छत में से निकल गई है। तो आप गोभी का फूल भी उगाएं तो 6 महीने लगते हैं,
तो कहां से ये प्रोडक्शन पुट? जब पैसा आपने फ्लड कर दिया मार्केट में तो महंगाई तो होनी थी, तो आपने थोड़ी सी ग्रोथ दिखा दी। हमने जब किया था, मैं नहीं कह रहा कि हमने सब कुछ सही किया था, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट के दौरान इनके फिगर के मुताबिक सबसे हाईएस्ट ग्रोथ 6.1%, जब इन्फ्लेशन 2.7% पे थी। तो ये एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिसी एनवायरनमेंट होती है जिसमें आप ये करते हैं। इन्होंने तो बिल्कुल धजिया उड़ा दी। तैमूर साहब क्या कहेंगे सर? ये तो बात थोड़ी सी इस तरफ आ गई है, जो मैनेजमेंट इकोनॉमिक आपकी रही है, दानियाल साहब ने उसका एक पस मंजर और पर्सपेक्टिव दिया है, उसका जरूर जवाब दीजिएगा। और अगर आपके पास नॉलेज है, जो एहतिशाम साहब ने कहा, जो $20 बिलियन के सऊदी अरब ने कहा था कि हम यहाँ पर प्रोजेक्ट्स लगाएंगे, उसमें कोई हतमी पेशरफ ना हो सकी, शायद ताल्लुकात इतनी उनमें गर्मजोशी ना रही, उसका भी जरूर जवाब दीजिएगा सर। तैमूर झगड़ा साहब। देखिए, पहली बार किसी ने कोविड की बात तो कर ली, उसका तो मैं दानियाल अजीज साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन उसी बात ने एक्सपोज कर दिया कि कोविड में क्या इम्पैक्ट था, क्या कारकर्दगी थी। ये तो कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार नहीं होगा कि कोविड में जो पाकिस्तान ने किया है कि इट इज एनीथिंग शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल, चाहे वो हेल्थ की साइड पे हो, चाहे वो इकोनॉमिक लाइवलीहुड्स के साइड पे हो। कोविड में जो एहसास के थ्रू पैसे बांटे गए, खुद देखे थे, यकीन भी नहीं था कि वो इतने आराम से चले जाएंगे। वो जो 12-12 हजार के हैंडआउट्स एहसास के थ्रू जाते गए, जिससे बाय द वे 8 लाख लोग निकाले, जिसमें सरकारी अफसर, जिसमें पीपीपी के सारे सपोर्टर्स जो कि अभी वापस डालने पे लगे हैं, राइट। एक कंप्लेंट नहीं आई, एक कंप्लेंट नहीं आई। और वो सिंध की वीडियोस भी मुझे याद है जहां पे वो लोग अटैक कर रहे थे जब इनके वो राशन के बॉक्सेस थे। एक साइड पे छोड़ दें, ठीक है। जॉब्स का डेटा मेरा नहीं है, वर्ल्ड बैंक का है। ग्रोथ का डेटा 5.6% का कोविड में मेरा नहीं है, वो आईएमएफ का जी, ठीक है जी। तो जहां पे कोविड की बात है, मेरे ख्याल में ये तो कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। 2-3 बातों पे मैं कमेंट करना चाहता हूं, वो फर्क क्या है। मैं मानता हूं, जैसे दानियाल अजीज साहब ने कहा, कोई भी गवर्नमेंट परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कम से कम इमरान खान साहब ने ये तो कहा कि जहां पे लगता है कि वो जरा परफेक्ट कर रहे हैं या कोई इश्यूज हैं तो उनको तब्दील कर देंगे। यहां पे तो वही चेहरे जो 1980 से लगे हुए हैं वो अभी भी आ जाते हैं, चाहे उन पे केसेस हो ना हो, कन्विक्टेड हो, ऑन बेल हो ना हो, वही चेहरे टॉप टू बॉटम आ जाते हैं, ठीक है जी। नौकरियों की बात की जी, 1 करोड़ नौकरियां देनी थी ना आपने? सॉरी, 1 करोड़ नौकरियों का वादा था ना सर? हाँ जी, नौकरियों की बात की। असद उमर की एस्टिमेट थी, ऑब्वियसली उसको पॉलिटिसाइज किया कि सरकार में जो है वो 2 मिलियन नौकरियां हर साल में जो है वो क्रिएट करनी है। अब ये तो कोई अकल की बात नहीं है, लेकिन वो भी अभी वर्ल्ड बैंक का डेटा है जो मिफ्ता इस्माइल ने माना कि जो ये 3 अदवार थे उसमें जो जॉब क्रिएशन थी इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में 13 और 18 की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में नहीं। जब दुनिया में एक बूम था कि पीएमएलएन के दौर में 1.1 मिलियन नौकरियां साल की पैदा हुई, पीपल्स पार्टी के दौर में 1.4 मिलियन, और पीटीआई के 3 साल में 1.8 मिलियन का एवरेज, और टोटल जो था वो पीएमएलएन के 5 सालों के बराबर था। अच्छा। इसमें एक भी कोई पॉइंट नहीं है जो मैं खुद से दे रहा हूं। मैं आखिरी बात सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं मानता हूं कि पीएमएलएन की टीम में बड़े काबिल लोग हैं, उनकी सीवीज देखते हैं, उनकी एजुकेशन देखते हैं। मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये 2-2.5 हफ्ते में कोई बैठ के कोई प्लान दे देगा। 2-2.5 हफ्तों में 6 महीने से तैयारी हो रही थी कि इस हुकूमत को गिराना है, तो इसके अलावा कोई तो प्लान होगा ना कि इन्होंने ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। मुझे तो सिर्फ ये नजर आता है, सुबह जो है मरियम औरंगजेब कहती है कि जो सबसे बुरा काम किया था वो था पेट्रोल की कीमतें ना बढ़ाना। शाम को कहती है कि हम पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। सुबह कहती है कि आईएमएफ जाना सबसे बुरा काम था। शाम को कहती है कि आईएमएफ हम गए, उन्होंने हमारा लोन जो है वो एक्सटेंड किया, वो काम नहीं कर सके, जहां पे शौकत तरीन ने लाइन ड्रॉ कर दी कि अगर मैंने कॉस्टेड सब्सिडीज देनी है तो वो मैं दूंगा, उसमें आपका काम नहीं है। लेकिन शाम को वो जो आईएमएफ के साथ डील हो गई वो भी जो है वो एक कारनामा है। अगर यही हुकूमत करनी थी तो फिर ये साल वेट कर देते। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई
अच्छा, आपको अभी तक समझ नहीं आई कि क्यों आपके खिलाफ जो है तहरीक हिम्मत आई और आप लोग जो हुकूमत से अलहदा हो गए? इसको ज़ाहिर बात है थोड़ा वक्त लगता है व्हेन यू आर आउट ऑफ पावर, लेकिन बाहर के केपी में तो आप लोग हुकूमत में। मैं चाहूंगा एहतिशाम साहब, सर इस हवाले से आप बताइएगा, वो सऊदी अरब वाला जवाब तो रह गया, तैमूर साहब दोबारा लौट के जब आऊंगा इसको जवाब दीजिएगा। सर ये बताइएगा, ज़ाहिर बात है अपना अपना बयानी है, लेकिन इक्तिसादियात पे आप एक गैर जानिबदाराना तजिया दीजिएगा, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है सर? अब ज़ाहिर बात है हमारी कोशिश है सऊदी अरब से भी हमें ज़ाहिर बात है कोई एक्सटेंडेड लोन फैसिलिटी मिल जाए, डेफर्ड ऑयल पेमेंट मिल जाए, IMF है, और इसके अलावा हम चाह रहे हैं कि LNG पे दानियाल साहब ने बात की, कतर से, सऊदी अरब से। सर क्या चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात होती है? आपने बायपार्टिसन सपोर्ट की बात की थी, कैसे इकोनॉमिकली इस मेस से हम बाहर निकल सकते हैं? अनवार उन्हें नाइटर नोट झगड़ा साहब माशाल्लाह सियासी तौर पे बहुत समझदार हैं, बहुत चीजों को समझते हैं और बड़ी जिसको कहते हैं काबीना में भी रहे वहाँ पे केपी में, अभी भी है सर, वजीर हैं अभी भी वजीर। और मुझे बड़े मासूम लगे जब वो कहते हैं कि मुझे नहीं पता चला कि हमारे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस कैसे हो गया। सियासत में तो आपको पता है तो बहुत कुछ हो जाता है। देखिए असल बात यह है कि ये इकट्ठे तो नहीं बैठेंगे, किसी सूरत में भी नहीं। आप देखते हैं कोई भी नहीं बैठता, कभी कोई थोड़ा सा भी किसी को एडवांटेज मिल जाए, कोई किसी को एप्रिसिएशन मिल जाए कि इकोनॉमी को बेहतर करने के वाले से क्या हुआ। आइडियली तो बड़ा होना चाहिए। 2007 में आपने देखा 20 साल की वो जो लड़ाई थी पीपल्स पार्टी और गवर्नमेंट की 90 की दहाई की, वो जो पैथोलॉजिकल हेट्रेड थी, वो खत्म हुई 2007 में जब इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी लंदन में किया, मरूमा बीबी और नवाज साहब। अब ये शुरू में बात की थी इस आधार साहब ने चार्टर ऑफ इकोनॉमी करते हैं, इस पर थोड़ा सा शौकत तरीन साहब ने शायद ये कहा था कि इस हवाले से बैठते हैं, लेकिन मसला तो कुछ और है। मसला तो यह है कि पार्लियामेंट थ्रू आउट आप देखते हैं डिस्फंक्शन रहती है। आज भी आप देखते हैं पार्लियामेंट में कुछ कहा जाता है कि 30 कमेटियों के सरबराह नहीं है, वो जो हाउस कमेटीज हैं वो कैसे मीट करेंगे, तो उनकी भी चीजें वहां तय होती हैं, उसके बाद फिर जाके आगे मामला चलते हैं, इसमें कोई जिसको कहते हैं प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब आइडियली तो यही होना चाहिए, क्योंकि अब जितना स्टेट बैंक का रोल बना हुआ है, बाकी इदारों को बना हुआ है, स्टेट बैंक के हवाले से लोगों की बहुत से तहफुजात किए और ये कह भी दिए कि शायद पेंशन नहीं देंगे रजा बाकर साहब को। अच्छा, इस हवाले से कहा जा रहा है कि हमारा ये एक्सचेंज रेट जिस तरीके से खराब हुआ है और 185 रुपए तक पहुंच गया डॉलर हमारा, इसको रिवर्स कैसे किया जा सकता है। मेरा ख्याल है सबसे बड़ा मसला है कि हमारे इनको कब बेहतर होंगे, कैसे बेहतर होंगे, एक परसेप्शन का सवाल है। अब ये परसेप्शन अगर बदलता है, जो अपेरेंट लगता है चीजें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। अभी देखिए पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इस वक्त इनकी हुकूमत आई थी, 3 साल में पहली मरतबा ये हुआ कि 1600 पॉइंट जो है ना, 1700 पॉइंट एक दिन में जो है ना स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई। उसके बाद से मुसलसल नीचे जा रही, क्योंकि डॉलर हमारे पास नहीं है। अब ये IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद बात हुई है, इसमें भी डेफिनेट के मामला आगे जाएंगे। तो मेरा ख्याल है अब शुरुआत तो ठीक हो रही है। अब इसमें यह है कि किस तरीके से सारे लोग बैठ गए, लेकिन हम अफेयर तो आप PTI और उनके लीडर जिस तरीके से चाह रहे हैं कि जो हुकूमत जो है ना उनको दी जाए, वापस की जाए, तो हुकूमत को नहीं मारना, इम्पोर्टेंट होने की बातें करना, ये मेरा ख्याल है ये फायदा नहीं चीजों का होगा। आप ये बात झगड़ा साहब मान लें कि आपके साथी आपके जो क्या कहते हैं शादी आपके साथ नहीं रहे, छोड़ के चले गए, आपकी तो खत्म हो गई। तो आज देखें 2-5 बातों के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मानते हैं गलती, उसमें ये नहीं कहते हैं कि काश मैं मेरे इनके साथ मैं ना लेके चलता है, तो मुझे इसकी मेजोरिटी होती और मैं ना अपने इलेक्टेबल्स को लेता, ना शादियों को लेता, मैं हुकूमत बनाता। और लेकिन वो तो फिर हुकूमत चल नहीं सकती थी ना सर, वो तो फिर अगर इत्तेहादी साथ ना होते तो फिर चल ना सकती ना एहतिशाम साहब, वो तो हुकूमत। लेकिन मेरा अपना ख्याल है कि ये जिस तरीके से हमारा पॉलिटिकल क्राइसिस डीपन हो रहा है, हमारा आईनी बुरहान आज देखते हैं, अभी तक मैं खबरें नहीं देखी तो लाइव गई हुई थी कि क्या वो कहा गया था लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से कि हमजा शहबाज को हल देना चाहिए, जी वो नहीं देते तो आईनी बुरहान। बिल्कुल, आपसे करें कि जो आपका पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली रिलेटेड है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। मैं दोबारा लौट के आऊंगा सर, एक जवाब दीजिएगा जो बात की 2-2.5 हफ्तों में उन्होंने कहा, जो बात आप लोगों ने की, कहा पेट्रोलियम कीमतों में इजाफा ना किया तो हमारा बजट उसका मुतहम्मल नहीं हो सकता, हमारे डेवलपमेंटल बजट से भी ज्यादा उसकी हमें हिट पड़ रही है। और अच्छा फैसला किया, लेकिन वो ये कह रहे कि ये तो उन्हीं की पॉलिसी को आपने कंटिन्यू किया है, और IMF वाली बात भी। और मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहता हूँ। एक सबसे पहली बात ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने जब से PTI की हुकूमत आई है तो 5.2 अरब डॉलर करेंसी एक्सचेंज रेट को स्टेबलाइज करने के लिए इस्तेमाल किए हैं, जो कि पहले दिन से IMF से एग्रीड थे। जब पहला बजट इन्होंने बनाया जी, जब IMF से मुआहदा हुआ कि हम ये काम नहीं करेंगे और सिर्फ जो मार्केट डिस्ट्रप्शंस हैं उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे। अभी आप जो फरवरी में
IMF की रिपोर्ट आई है 24 तारीख को, उसको आप पढ़ लें। उसमें डिटेल सारी उन्होंने दी है कहाँ उन्होंने तजावज़ करके मार्केट में डॉलर फेंका है एक्सचेंज रेट को रोकने के लिए। सिर्फ इस साल के 7 पहले माह में, यानी जुलाई से लेके फरवरी तक, ये जनवरी तक, इन्होंने 1.2 बिलियन डॉलर मज़ीद स्टेट बैंक को कलवा के वो मार्केट में फेंका था कि इसको स्टेबलाइज करें। अब दोबारा से जो स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट है उसकी टॉक शुरू होनी है मई में। ठीक है। और जो वायलेशंस की शौकत तरीन साहब ने और इससे पहले हुकूमतों ने इस मद में, वो सारी की सारी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को भुगतनी पड़नी है। मैं कह ये रहा हूँ कि और कुछ भी नहीं तो कम से कम 5.2 बिलियन का तो माना हुआ डॉक्यूमेंटेड ओवरहैंग है, जो कि ये नजायज़ पैसा फेंकते रहे उसको अंडर वैल्यू करने के लिए, जबकि उसकी वैल्यू एक्चुअली ज़्यादा है डॉलर की पाकिस्तानी रुपयों में। अब उसको एकदम से वो फट के सामने आना है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और मत बता देता हूँ। टैक्स के कहते हैं जी हमने 6.1 ट्रिलियन जो है वो जमा किया और हमने बड़ा कमाल कर दिया जी। असल बात यह है न्यूमेरिकल उसकी वैल्यू नहीं होती, उसकी होती है एज परसेंटेज ऑफ GDP कि कितनी इकॉनमी के हुजूम में से आपने किया। पाकिस्तान में PTI की हुकूमत के दौरान जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में 11% टैक्स टू GDP रेशो था, वो अब आके 9% पे आ गया। यानी इन्होंने 3 पॉइंट, जो कि ह्यूज अमाउंट है, 1% तकरीबन 600 बिलियन को जाके छूती है। तो अगर 3-4% हो तो वो ट्रिलियंस में जाता है ये पैसा जो इन्होंने कलेक्ट करना था अगर उसी मयार को बरकरार रखते, लेकिन नहीं रख सके। मैं मानता हूँ जो झगड़ा साहब बात कह रहे हैं कि कोविड के दौरान बहुत सारी रिलैक्सेशंस दी गई, ये बात नहीं है कि वो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद इतनी स्लिपेज नहीं होनी चाहिए। और कम से कम इसको सिर्फ लोगों को आंखों में धूल झांकने के लिए बजाय कि उसका सही पैमाना इस्तेमाल किया जाए, जो कि इत्तेफाक से हमारी कारकर्दगी के हक में है। अगर ना होता तब भी मैं यही पैमाना इसरार करता कि इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ये दुरुस्त है। तो मैं ये आपसे अर्ज़ करूंगा कि ये एक इतनी बड़ी चोट है पाकिस्तान के लिए कि ये जितने भी कर्जे और जितने भी ये चीज़ें हमारे ऊपर बोझ बनते चले जा रहे हैं, उसकी बुनियादी वजह, और मैं नहीं कह रहा कि हर हुकूमत ने FBR को ठीक कर लिया था, हर हुकूमत ने अपनी कोशिश की है, किसी ने कम किसी ने ज़्यादा, लेकिन FBR ठीक अभी तक नहीं हुआ। एक ज़माने में इमरान खान साहब कहते थे याद दहानी के लिए कि कोई बात नहीं, अगर FBR नहीं ठीक है तो नया बना देंगे। अब मैं आना चाहता हूँ कि फ़र्क क्या है। फ़र्क ये है कि इमरान खान साहब कहते थे कि डॉलर की कीमत तो मैं टीवी पे देखता हूँ, मेरी बीवी बताती है, मुझे तो पता नहीं। उनका विजन स्टेटमेंट ये था कि हम अंडे और मुर्गियाँ और कटे जो हैं वो हम तकसीम करेंगे और हमारी मईशत का हाल ठीक हो जाएगा। उनके जहन में कुछ जोम थे कि वो पहाड़ियों में जाना शौक रखते थे, तो कहते थे टूरिज्म के ज़रिए हमारी इकानमी उठ जाएगा पाकिस्तान। ये टिपिकल वो क्रिकेट लैंग्वेज जो है ना कि यार बॉलिंग तुम्हारी उठ गई है। वो भाई उठने का क्या मतलब होता है, किस तरह से उठेगा, उसका असर आप देख लें। इसी तरह से इनके पेट प्रोजेक्ट्स जो थे वो कभी अपने मयार तक नहीं उतर सके, जिसमें बिलियन ट्री सुनामी है उसके केसेस अलग है, वो सब चीज़ें दबा दी गई। उस एक माहौल बनाया हुआ था कि इनको अच्छा करके दिखाना है, चाहे जैसा भी इनका चेहरा हो। वो आप वीडियोज़ नहीं देखते हैं कभी कभी जो आजकल यूट्यूब पे आती है कि कोई खातून है जो इतनी ज़्यादा माशाल्लाह खुश शक्ल नहीं है, तो उसको मेकअप डाल के ऐसा बना देते हैं जैसे कोई पता नहीं हेमा माली आ गई या क्या आ गया। इस तरह से वो ज़माना चल रहा था कि सब ने इनको अच्छा कहना है। तो वो अब चीज़ें जो है सारी फट के सामने आ गई और आखिरकार ये तस्लीम करना पड़ा पाकिस्तान की तमाम सोसाइटी को भी कि भाई ये मामला चल ही नहीं रहा है। जो ये खुद बातें करते थे, आप देखें ना, इनका अपना गवर्नर जो है पंजाब का वो छोड़ के चले गया कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा। कल तक आज जो मौजूदा गवर्नर है वो हल्फ ही नहीं ले रहे। इनके अपने जो कैंडिडेट है चीफ मिनिस्टर के, परसों तक वो कह रहे थे कि इनको डायपर पहना के पाँव नीचे नहीं रखने दिए। सो कहने का मकसद है ये इनके अपने जो सदर थे PTI के, उन्होंने आके तो पाकिस्तान में बताया कि इमरान खान ने किस तरह बताया कि मेरी हुकूमत किस तरह बनने को जा रही है, तो तुम ना घबराओ। मेरा मतलब है कि ये चीजें सामने है ना आपके, हमने तो नहीं कही, इन्हीं के। लेकिन अब वो तो आपकी बात सही, वो तो पॉलिटिकल फेलियर्स इनकी अपनी जगह। लेकिन अब आप नहीं, चैलेंज आपके पास है ना दानियाल साहब। जो एग्रीकल्चर की धज्जियां उड़ाएगी, मैं आपको कैसे बताऊं कि तमाम जो क्रेडिट था एग्रीकल्चर क्रेडिट, उसको इस तरह से जो है कम किया गया, बिल्कुल उनको तकरीबन दरवाजा ही बंद कर दिया गया। और तो कहते हैं 1100 अरब रुपए हमारी एग्रीकल्चर इकोनॉमी में चले गए। ये PTI वाले हमेशा से कहते रहे, बल्कि झगड़ा साहब एक मिनट, अगर आप एक हाथ से 1 ट्रिलियन रुपए वापस छीन लेंगे उनसे और दूसरे हाथ से आप 800 बिलियन दे देंगे तो उनका क्या हाल होगा। इसमें इकोनॉमिक्स में मैं आपको गोशगुजारी के लिए आपके नाजरीन के लिए बताना चाहता हूँ कि जो लॉ ऑफ एवरेजेस का मजाक है ना, तो वो कहते हैं कि अगर एक शख्स एक टांग बर्फ वाले पानी में बाल्टी में रखा हो और दूसरी टांग उबलते खोलते हुए पानी में बाल्टी में रखा हो, तो ऑन एवरेज ही शुड बी ओके। लेकिन वो ठीक तो नहीं है ना, उसकी तो हालत काफी खराब है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं ना कि चीजों को पर्सपेक्टिव और कॉन्टेक्स्ट में देखना पड़ता है।
झगड़ा साहब, सर ये तो बहुत ही नागुफ्तवे जो सूरत आप लोग छोड़कर गए हैं, दानियाल अजीज साहब ने उनकी बहुत से एग्जाम्पल्स दी हैं। मैं तो चाहूंगा जरा बताए आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, लेकिन अब आने वाले सेकंड में एक जुमला जी वे फॉरवर्ड की तरफ जाते एक सेकंड। टू बी फेयर, झगड़ा साहब केपी के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, इनके ऊपर भी बड़ी ज्यादती होती रही है। वो ये ज्यादती होती रही है कि इनको महंगाई का जिम्मेदार ठहराया गया सूबाई हुकूमतों को, जिसके ये फाइनेंस मिनिस्टर है, और इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता पाकिस्तान की तारीख में कि सूबाई हुकूमत जिम्मेदार नहीं है जिम्मेदार। ये जाके आप मुझे बताएं, आपने एक एक्ट बना दिया जिसमें आपने कहा कि सिर्फ स्टेट बैंक इन्फ्लेशन की जिम्मेदार यानी महंगाई को कम करने की जिम्मेदार होगी। ये एक्ट बना दिया ना, फाइनली आपको उगलना पड़ गया पाकिस्तान की इंतजामिया को, क्योंकि ये बड़े सालों से झूठ बोल रहे थे। और उसमें आप मुझे बताएं कि स्टेट बैंक के पास डिप्टी कमिश्नर होते हैं, असिस्टेंट कमिश्नर होते हैं जो जाके छापे मारेंगे, वो जरा जखीरा अंदोजी रोकेंगे। वो क्या लिखते हैं, नहीं एक मिनट के लिए, हुकूमत फाइनेंस डिपार्टमेंट भी क्या लिखती है जब वो IMF को लिखती है, वो कहती है कि हम इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करेंगे, रिजर्व रिक्वायरमेंट रेशो को कंट्रोल, महंगाई को कंट्रोल। ये तो नहीं लिखते कि हम DC को कहेंगे कि छापे ज्यादा मारो। सो कहने का मकसद यह है कि एक तरफ से आप पैसे का फ्लड भेज देते हैं बाजार में, और सूबों को आप जिम्मेदार ठहरा देते हैं कि जनाब आप लोग कंट्रोल नहीं कर रहे ये लोगों को। क्यों इसकी वजह, मोटिव क्या है? मोटिव ये है कि जो लोग, महंगाई होती नहीं है, महंगाई की जाती है, और जो लोग मुस्तफीद हो रहे हैं महंगाई से, उनको पसे पर्दा रखने के लिए ये ढोंग रचाया जाता है। ये इससे बड़ी क्यों ये रेडी वाले बेचारा जो टमाटर बेच रहा है या किराना एक मिनट के लिए उनको आप जाके 2 रुपए पे गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं झगड़ा साहब से चैलेंज करता हूं, एक मिनट आप दोबारा ये प्रोग्राम कर लें। क्या चैलेंज करते हैं? मैं कहता हूं कि अपने खैबर पख्तूनख्वा के निर्खनामे ले लें 1 साल पहले के और अभी के, और उसमें देखें, इनको नजर आएगा कि लेट से तेल की कीमत, एडिबल ऑयल की, वो 100 रुपया बढ़ गई होगी। और इनसे कहें कि जो इनके डिप्टी कमिश्नर हजरात मरासले बनाते हैं, वो पता है किस पे गिरफ्तार करेंगे? अगर फर्ज करें 200 रुपए कीमत है ये निर्खनामे में, तो 202 रुपए पे वो गिरफ्तार कर लेंगे, और वो 2 दिन जेल में रहेगा, 700 रुपए 800 रुपए जुर्माना करेंगे उसके ऊपर। लेकिन लोगों को तो वो 2 रुपए की तकलीफ नहीं है। लोग कहते हैं ये जो 100 रुपया बढ़ा है 1 साल के अंदर, इसका कौन जिम्मेदार है? वो तो वो खुद मान रहे हैं। झगड़ा साहब ये बताएगा, ये जो डिस्पैरिटीज है इसके हवाले से जरा आप इसका जवाब दीजिएगा सर। ये तो एंड में दानियाल अजीज साहब ने बड़ी जबरदस्त डिस्क्रिप्शन दी शहबाज शरीफ स्कूल ऑफ गवर्नेंस की। मेरे ख्याल में कल या परसों उन्होंने बयान दिया था कि महंगाई का हल वही रमजान बाजार है जहां पे DC और AC हर रोज जाएंगे और वही काम करेंगे जो दानियाल अजीज ने अभी कहा। खैर वो अपनी जगह देखें, 2-3 बातें सिर्फ एंड में कहनी है। मैं वे फॉरवर्ड झगड़ा भाई एक सेकंड के लिए आप बात थोड़ा सा, एक सेकंड के लिए मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं। आपकी इजाजत से मैं इंटरजेक्ट करना चाहता हूं, बुरा ना बनाइएगा, आपकी इजाजत से। मैं सिर्फ एक जुमला अच्छा एक जुमला जी, मैं एक जुमला झगड़ा साहब, सिर्फ एक जुमला प्लीज, एक जुमला सिर्फ। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैं आ रहा हूं, आपका झगड़ा साहब आपको पूरा टाइम मिलेगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि सप्लाईज बढ़ाना एक अहम जुज है कि आपने अगर संडे बाजार आप लगाते हैं या होलसेल मार्केट में आप कुछ चीजें लेके आते हैं रिटेल में, तो उसमें जो बेनिफिट है वो रिटेल को, वो फर्क है जो ये कह रहे हैं। जी झगड़ा साहब देखिए, चले वो बात होगी। दूसरी बात, ये बिल्कुल दानियाल अजीज साहब ने ठीक कहा और कोशिश की है, कहीं पे ज्यादा कामयाबी के साथ, कहीं पे कम कामयाबी के साथ। अगर इस मुल्क की इकोनॉमिक तकदीर और गवर्नेंस की तकदीर चेंज करनी है तो चीजें मुख्तलिफ करनी है। एंड आई वुड विश कि ये वो दानियाल अजीज होते जो, एक बार इनको याद भी नहीं होगा, मेरे ख्याल में 2001-2 में मैं मिला था जब ये NRB में थे। देखिए मैं दो मिसालें KP की इसलिए देता हूं क्योंकि ऑब्वियसली मेरा प्राइमरी फोकस यहां पे है। एक मिसाल मैं अपनी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी की देता हूं। हमने अपने टैक्स अथॉरिटी को तो कंप्लीटली रिवैम्प कर दिया, रिक्रूटमेंट से लेके प्रोसेसेस से लेके उनको एक स्ट्रक्चर भी ऐसे दिया इंसेंटिव्स का, जहां पे जो वर्ल्ड बैंक के कंसल्टेंट्स आए थे सब कुछ फाड़ के वहां के CEO ने और मैंने मिलके एक बनाया। और ठीक है छोटा सूबा है, लेकिन 3 साल में डिस्पाइट कोविड हमने टैक्स कलेक्शन KP रेवेन्यू अथॉरिटी की 300% बढ़ाई है। 10 अरब से 30 अरब। ठीक है, अब वो KP के FBR के कलेक्शन से कंपेयर करती है। इसी तरह जब हमने ये सेहत कार्ड का प्रोग्राम उठाया, आपको पता है कि हमेशा ये चीजें ADP में या PSDP में जाती हैं, इनकी कोई कंटिन्यूटी नहीं होती। वो सारा मॉडल फाड़ के कहा कि हम रिकरिंग बजट से, क्योंकि एक रिकरिंग कॉस्ट है, पूरा हेल्थ का सिस्टम इसके अराउंड जो है वो इर्द गिर्द लगाएंगे खुद। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने इख्तियार दिया था बड़े फैसले लेने का। चीफ मिनिस्टर साहब के साथ बैठे, डिसाइड किया कि हमने नामुमकिन को मुमकिन करना है। ओके,
वो किया। स्टेट लाइफ हमारे पास आई, कहा कि ये नामुमकिन है जी, ये पूरा सिस्टम जो है वो बैठ जाएगा। साल में उसने 1.1 मिलियन पेशेंट्स को देखा है। पब्लिक प्राइवेट हॉस्पिटल्स पे बेहतर असर हुआ है। कल कैबिनेट से उसके लिए कानून पास किया है, क्योंकि कल कोई वो पॉलिटिकल फिट बदल में आके उसको जो है वो चेंज ना कर दे। ठीक है, ये होती है गवर्नेंस की चेंज। मैं दोबारा से कहता हूं, दानियाल अजीज साहब की कुछ बातों में वजन भी होगा, लेकिन किसी ने आज तक कोई विजन इस गवर्नमेंट से नहीं दी कि IMF और सऊदी अरेबिया और मुख्तलिफ ममालिक जाने के बजाय इन्होंने अगले साल 1.5 साल में करना क्या है, वे फॉरवर्ड एक ही है। और ये इसलिए नहीं दे सकते, इनका प्लान तो ये था कि महीने में जो कुछ भी थोड़ा बहुत करके इन्होंने इलेक्शन में जाना था। इमरान खान की मकबूलियत देख के और कौम का गुस्सा देख के कि उन्होंने साजिशों के तहत अपनी गवर्नमेंट्स को अब ये आप कहते हैं इलेक्शन से में नहीं जा रहे। लास्ट सेंटेंस जी जी, एडवाइस है इनको, मैं चाहता हूं इस पे सोच लें। आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी, आपके सामने इलेक्शन है, ये सारा कुछ अपने लिए आसान कर दें, इलेक्शन अभी कर दें। आप 12 पार्टीज हैं, एक पार्टी से मुकाबला कर दें। अगर आप आ सकते हैं आ जाए, फिर आप ये कम से कम सही फैसले तो ले सकते इनसे सिर्फ ये पूछ जी लें, जी, एक फिर मैं एहतशाम साहब से लास्ट वर्ड लूंगा जी। सिर्फ ये पूछ लें कि केपी में भी इलेक्शन होगा? केपी में भी इलेक्शन होगा जी, दानियाल साहब पूछ रहे हैं। सर हम कल करने के लिए तैयार हैं, तो अगर दानियाल साहब करें। इतने माशाल्लाह पॉपुलर है तो अपना मैंडेट ले लेना फौरन। ये ना हो गर्मियों में लोग थक जाएं। अभी 2 हफ्ते पहले इलेक्शन हुआ है जी, मैं कह एहतशाम साहब का, तैमूर साहब लास्ट वर्ड लेते जी। एहतशाम साहब सर प्लीज। हम कल करने के लिए तैयार हैं, अगर ये मुल्क की खातिर हो, पख्तून कुर्बानी देंगे। आपके प्रोग्राम में पहली मरतबा एक मुद्दत के बाद मैं देखता हूँ कि पॉलिटिकल डिस्कोर्स में हमने देखा कि टॉलरेंस लेवल नहीं है। आज जिस तरह दानियाल अजीज अहम रहनुमा है PMLN के, झगड़ा साहब PTI के, जितने खूबसूरत तरीके से एग्री और डिसएग्री कर रहे हैं और एक दूसरे की जो सही बात है उसको मान भी रहे हैं। काश यही हमारा पार्लियामेंट में सिलसिला चल जाए और ये हम पॉइंट स्कोरिंग को छोड़ दें और ये देख लें कि जो क्राइसिस पीरियड गुजर रहा है, खासतौर पे हमारी इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी और ओवरऑल यकीनी की सूरत हाल से हमारे मामला खराब हो रहे हैं। मेरा कहना है ये अगर रवैया आपस में हो जाए, मैं तो यही कहूँगा ये रवैया एक ठीक हो जाए, एक दूसरे को सुनने के लिए तैयार हुए, एक दूसरे की बेहतर सिफारिशात को लेके अमल करना शुरू करें, तो मेरा ख्याल है बाई पार्टीजन अप्रोच से काम कर सकता है, मुल्क की हालत बेहतर हो सकती है। जी चलिए, ये तो आप इसी नोट पे हम प्रोग्राम को अख्ताम करेंगे, हमारा वक्त खत्म हुआ जाता है, लेकिन अब तो बात हो रही है मिलियन मार्च की। लेकिन आपकी बात भी सही है, टॉलरेंस लेवल अगर बेहतर हो और कोई बाय पार्टिजन सपोर्ट से कम इक्तिसादी मामलात पे आगे बढ़ा जाए, तो पाकिस्तान के जो कितने मुश्किल मामलात हैं जिनका आज की इस नशिस्त में 40-45 मिनट में आता करने की कोशिश की, उनमें बेहतरी आ सकती है। बारकैफ अब जो वज़ीर-ए-आज़म शरीफ साहब सऊदी अरब में मौजूद है और जब उनकी मुलाकातें होंगी और सऊदी वली अहद से और रॉयल फैमिली से, उसमें क्या बातें सामने आती हैं, उस हवाले से भी हम आपको आगाह करते रहेंगे अपनी खबरों और तज्जियों में, और उससे क्या एंड टेक अवे हमारा होता है और उसको लेकर हम आगे कैसे इकोनॉमिकली बढ़ सकते हैं, वो भी हम उसका अहाता करेंगे। चलते चलते एंड में, जैसे मैंने प्रोग्राम के इब्तिदा में कहा था, आज शब कदर है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान 27 रमज़ान को बना था, इसके इस्तेकाम के लिए, इक्तिसादी खुद मुख्तारी के लिए, इसकी दाखिली इस्तेकाम के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अपनी इनफरादी तौर पर भी, इज्तिमाई तौर पर भी, और जो लोग इस दुनिया से चले गए मरूमीन, उनकी बख्शिश के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा। पाकिस्तान को अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मुझे सैयद अनवारुल हसन और प्रोग्राम दस्तक की प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया दानियाल अजीज साहब, तैमूर झगड़ा साहब और एहतशाम साहब, इन्होंने शिरकत की प्रोग्राम में। अगली नशिस्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।